जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। आज यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले का हम लोग 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी आपका सेट छूट गया जाके जरूर देखिए। और इसका फुल पीडीएफ आपको चाहिए तो फुल पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे हम डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को जो है ना सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में। और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन को जो है 1 से लेकर 100 तक आपको देखना है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और एक बात और, जो बिहार पुलिस का जो सीरीज था ना होमवर्क वाला, उसका हम 2 होमवर्क सेंड कर दिए हैं। बाकी जितने भी 3 बुक और होमवर्क सेंड करना है उसका भी आज या कल से जो है ना वो आपको होमवर्क रेगुलर बेसिस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा। डेली पर डे आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको होमवर्क करना है। और उसका डिस्कशन जो है लुसेंट का एनसीईआरटी संग्रह का जब डिस्कशन करवाया जाएगा तो आप लोग को डिस्कशन क्लास अच्छे से देखना है, फिर आपका जो है ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपको लोग को होमवर्क जो है ना पढ़ना है। जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर ज़्यादा होमवर्क है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ होमवर्क थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि स्पीडी वन लाइनर है ना, तो आप 4 पेज तो पढ़ ही सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव है और बाकी थ्योरी है। उस होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए सभी लोग, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है ना, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। इस बार चांस है कि हर लोग का जो है ना जो भी मेहनत कर रहे हैं सभी का जॉब हो जाए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है? तो भारत का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का, याद रखिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में जो है ना 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ, याद रखिएगा। वर्तमान में कितने भाग है? तो 22 भाग है। कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? 395 अनुच्छेद है। और भी जोड़ करके आपको तो 400 प्लस हो जाएगा। और 12 अनुसूचियाँ हैं। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा सा लिखित संविधान। अमेरिका का बात करें ना तो इसके बारे में जानिएगा कि इसके बारे में कह रहे हैं अमेरिका का जो संविधान है ना, याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान बोलेगा विश्व का सबसे पुराना संविधान है और सबसे छोटा लिखित संविधान बोलेगा तो अमेरिका का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश में से जो है ना गृहीत की गई है थी। तो कह रहा है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से किया गया। कहाँ से किया गया? इंग्लैंड से किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, बताइए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 20 है। क्या? अनुच्छेद 20, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी ये नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायतों का संवर्धन है, समान नागरिक संहिता है, मादक पेय सेवन पर प्रतिषेध है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, बी होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति, याद रखिए। क्या है? राष्ट्रपति। तो कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, बी। क्या है? मीरा कुमार। किसको? मीरा कुमार को किया गया था। किनको? मीरा कुमार को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है? 25 वर्ष, याद है। कितना है? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य और मुख्यमंत्री की आयु बोलेगा तो कितना वर्ष? तो 25 वर्ष है। यहाँ पे अगर राष्ट्रपति का बात करें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है, तो 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होती है, तो 35 वर्ष। अगर राज्यसभा सदस्य का बात करेगा तो कितना होता है, 30 वर्ष होता है। ये सभी याद रखिएगा। और पंचायत का बोलेगा कितना, 21 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीति आयोग, नीति का अर्थ क्या है बताइए।
कह रहा है कि नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कह रहा है नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है ना क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और नीति आयोग का स्थापना पता है ना कि इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। योजना आयोग के स्थान पे जो है 15 मार्च जो है ना 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, उसी का जो है ना चेंज करके इसका नाम जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, बताइए। कह रहा है कि सूचना का अधिकार जो है RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है 2005 में। कब है 2005 में, याद रखिएगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है तारा है, क्या है तारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपग्रह है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है ना जो मानव द्वारा खोजा गया है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है यूरेनस है, क्या है यूरेनस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना ऐसी है जो भूकंप का कारण बनती है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी विस्फोट। क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट जो है ना ये भूकंप का कारण बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी, बताइए। कह रहा है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में बनाया गया था। कहाँ, मिस्र में, याद रखिएगा। पिरामिडों का देश किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। आज ही हम लोग जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें पढ़ रहे थे। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा देश जो है ना भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा देश जो है ना भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश है। कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ना भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बताइए। कह रहा है कि ऑप्शन में जो है ना कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है थार रेगिस्तान। क्या है थार रेगिस्तान। भारत का जो है ना राजस्थान में रेगिस्तान का एक जो है ना, कह रहा है कि भारत के राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा स्थित है जो थार मरुस्थल के नाम से जो है ना जाना जाता है। और थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, याद रखिएगा। और जो भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसका अधिकांश भाग जो है ना राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान। अगर मरुस्थल भी बोलेगा तो यही है, थार मरुस्थल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्षिप्रा नदी किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्षिप्रा नदी जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है डी। क्षिप्रा नदी जो है ना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्षिप्रा नदी जो है ना इसी को क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश में इसका बहने वाली एक नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए आप 17 पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी, बताइए। कह रहा है कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है काली, क से कपास, याद रखिए। तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है ना कौन सा है, तो कपास मिट्टी है। नेक्स्ट कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होता है। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। कह रहा है कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। कह रहा है ना कि भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है ना कौन सा है, सत्यमेव जयते है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की हमेशा विजय हो। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदत्त एक मंत्र है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्या है, मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जैन अवस्था किसके साथ जो है ना जुड़ा हुआ है, किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि जैन अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म से। क्या है, पारसी धर्म से। तो जैन अवस्था जो है ना किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो पारसी धर्म से। क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि चीनी यात्री इत सिंह
जो है ना किसमें 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था बताइए। कह रहा है कि चीनी यात्री इसिंग जो था, चीनी यात्री इसिंग जो था वो कहाँ जो है ना 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा। कहाँ याद रखिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ताम्रलिपि। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ताम्रलिपि, याद रखिएगा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ताम्रलिपि। ये जो कर रहा है ना इसिंग चीनी बौद्ध यात्री था, यह 7वीं शताब्दी में अंत में भारत आया था और यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और सुमात्रा तथा लंका होते हुए ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों में रहकर जो है संस्कृत का अध्ययन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि खजुराहो के भव्य मंदिरों को किसके द्वारा जो है ना किस शासकों द्वारा बनवाया गया था बताइए। कह रहा है कि खजुराहो के भव्य मंदिरों को किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंदेल के द्वारा। क्या है? चंदेल के द्वारा। अब भाई 23 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था बताइए। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लघु उद्योगों पर कर। क्या है? लघु उद्योगों पर कर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। याद रखिएगा संत कबीर का जो जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहतारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, संत कबीर का जन्म हुआ 1440 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोल गुम्बद जो है ना फतेहपुर सीकरी में नहीं है। गोल गुम्बद कहाँ है? तो याद रखिएगा ना ये बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में। आगरा नहीं होगा बल्कि सॉरी यहाँ पे है ना, याद रखिएगा ये है बीजापुर में। तो गोल फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। गोल गुम्बद कहाँ है? तो बीजापुर। तो गोल गुम्बद फतेहपुर सीकरी में जो है ना फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक नहीं है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आगरा में। तो एक फतेहपुर सीकरी जो है गोल गुम्बद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, लेकिन गोल गुम्बद कहाँ है? तो बीजापुर में है। और इसको जो है ना कर्नाटक के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। और बाकी जो है ना इबादत खाना, पंचमहल और बुलंद दरवाजा ये सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आगरा में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है बताइए। गोलकुंडा किला जो है ना किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में है। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। याद रखिएगा कि इसमें जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिए भारत के प्रमुख किले तथा संबंधित राज्य जो है ना कौन कौन है। याद रखिएगा मेहरगढ़ का किला बोलेगा। मेहरगढ़ का किला कहाँ है? तो जोधपुर राजस्थान में है। अगर यहाँ पे बात करें कि मेहरगढ़ का किला कहाँ है तो जोधपुर राजस्थान में है। आगरा का किला बोलेगा तो आगरा यूपी में है। और ग्वालियर का किला बोलेगा तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। लाल किला बोलेगा सबको पता है दिल्ली में है। और गोलकुंडा किला बोलेगा तेलंगाना में है। पता ही है, ये क्वेश्चन ही ये कह रहा है। और कुंभलगढ़ का किला बोलेगा तो राजसमंद राजस्थान में। ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। कह रहा है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन 28 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए WC बनर्जी ने किया था। कौन किया था? WC बनर्जी ने किया था। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना सबको पता है कि 28 दिसंबर 1882 को हुआ था। और ये जो है ना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टिवियन हुम के नेतृत्व में की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, वर्तमान मुंबई का सही है, मुंबई बोलते हैं वर्तमान में बम्बई को, में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर ब्रह्मचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में जो है ना जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैसरे हिंद को। क्या है? कैसरे हिंद को लौटाया था। किसको लौटाया था? कैसरे हिंद को।
याद रखिएगा ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो सर की उपाधि को वापस लौटा दिया था। गांधी जी तो किए थे कौन सा उपाधि, कैसरे हिंद की उपाधि लौटाए थे, लेकिन यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करेगा ना तो यहाँ पे इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है सर की उपाधि लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस हत्याकांड में जो है ना हंस राय नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, ये जो फैक्ट बोलते हैं ना अलग से, उसको ध्यानपूर्वक रखिए और जहाँ पे लगे कि ऐसा कुछ अगर नहीं याद है तो उसको नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रांतीय चुनाव प्रोविंशियल इलेक्शन कितने साल में जो है ना ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, बताइए। कह रहा है कि प्रांतीय चुनाव जो था कितने से कितने साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 से 1937। तो कह रहा है कि प्रांतीय चुनाव जो है ना 1936 से 37 साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, बताइए। कह रहा है तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, पीली क्रांति। क्या है, पीली क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 32, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताइए। कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है, तो केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 34 पे, कह रहा है कि अगर यहाँ पे बोलेगा ना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर है 35 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था। कह रहा है कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, 2009 में। क्या है, 2009 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि केंद्रीय सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी एक विकसित करने की योजना है, बताइए। कह रहा है कि केंद्र सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक किसकी विकसित करने की योजना है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाँवों का। क्या है, गाँवों का। और सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ना, इसका स्टार्टिंग हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और ये जो है ना लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पे शुरू किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 में। कब हुआ था, 1907 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से। क्या है, उड़ीसा से। क्या है, उड़ीसा से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 39 में क्वेश्चन कह रहा है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलम का। किसका है, कोलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 41 का रहा है, बोल रहा है विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है विश्व गौरैया दिवस विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ये किसके उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूक बढ़ाने के लिए। गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूक बढ़ाने के लिए तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, याद रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस बोलेगा तो 20 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे, बोल रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या है, बताइए। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं, तो क्या है नाम,
तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो गोविंद बिहारी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पे बात करें यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था यूएनओ का। तो याद रखिएगा कि यूएनओ का मुख्यालय है ना, ये न्यूयॉर्क में स्थित है और इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। अब एक क्वेश्चन 44 पे ये कह रहा है इसरो ने रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? बताइए, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? याद रखिए 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था इसरो का। और डीआरडीओ को बोलेगा तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 कर रहा है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? बताइए, कह रहा है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार हुआ है। कब हुआ है? 2 बार हुआ है। कब हुआ? 1951 में हुआ, 1982 में हुआ है। तो कह रहा है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ, 1951 और 1982 में हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? बताइए, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी में जो है ना ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? बताइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? यूनिक्स है। क्या है? यूनिक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल क्रोम नहीं है लेकिन लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, MS DOS है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल क्रोम नहीं है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, MS DOS है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्राउजर नहीं है? बताइए, इसमें कौन एक जो है ब्राउजर नहीं है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल क्रोम जो है, गूगल मेल जो है ना ब्राउजर नहीं है, लेकिन फायरफॉक्स जो है ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज है, क्रोम ये सब क्या है? ब्राउजर है। गूगल क्रोम जो है ना, गूगल मेल जो है ना ब्राउजर नहीं है, याद रखिएगा। इसका ये है कि इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक ईमेल है, तो एक जो गूगल मेल है, लेकिन फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम ये सब क्या है? एक ब्राउजर है। अब आइए क्वेश्चन 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? बताइए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बैरोग्राफ। क्या होगा? बैरोग्राफ। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो है ना बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे करेगा कि भूकंप की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का। क्या है? सिस्मोग्राफ का, याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता बोलेगा सिस्मोग्राफ। अब पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए जो है ना ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ओडोमीटर का। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर का करते हैं। किसको? ऑडियोमीटर का। और पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। 52 रुपये ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बताइए, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पे। तो कह रहा है ना कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील पिंड के वेग और तथा द्रव्यमान दोनों पे करता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनके ताप पे करता है। क्या? उनके ताप पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है? बताइए, किस घटना के कारण जो है ना स्वच्छ आकाश का रंग जो है ना नीला होता है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है कह रहा है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? बताइए, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण।
तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। याद रखिएगा ना कि तरल पदार्थ में से गैस का परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहा जाता है। अब बाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम होता है तथा जब किसी द्रव को दिया जाने वाला ताप का मान बढ़ाया जाता है तो बाष्पीकरण का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? बताइए, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी, क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। नेक्स्ट है कि जल गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? बताइए, जल गैस जो है ना किसका मिश्रण है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का है। तो कह रहा है कि जल गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवकों अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? बताइए, दूध में पाया जाने वाला सबसे मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो 60 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कैसीन है। क्या है? कैसीन। क्या है? कैसीन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषीय अंग है? बताइए, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है एक अवशेषीय अंग है? तो 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र में किस भाग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट या आमाशय में। क्या होगा? पेट या आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, कलोरी झील बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, भोजताल आर्द्रभूमि बोलेगा तो मध्य प्रदेश, हैदरपुर आर्द्रभूमि बोलेगा तो क्या है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे, कह रहा है कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? बताइए। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पौडेल को। क्या है? रामचंद्र पौडेल को। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया? बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए, रंजन गोगोई। क्या है? रंजन गोगोई। तो जनवरी 2023 में पुस्तक चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन किए? रंजन गोगोई ने किया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BBR सोवनेम को। किसको? BBR सोवनेम को। नेक्स्ट है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में विचार करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में विचार करें। तो इसमें जो है ना कह रहा कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 दोनों सही है। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सही है। और उन्हें 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में जो है सत्ता से हटा दिया गया था। दोनों कथन सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा कथन सही है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो अक्टूबर 2022 में रूस और भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया, सही है। अक्टूबर 2022 में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया, सही है। और रूस ने पारस्परिक विक्रेताओं सऊदी अरब, इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। तो दोनों कथन सही है। अब आई क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें मिलान का सूची 1 सूची 2 हुआ है। इसमें व्यक्ति दिया हुआ है, इसमें मुख्य न्यायाधीश दिया हुआ है। कौन सा मुख्य न्यायाधीश किस क्रम के थे? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 1, 2, 3, 4। क्या 1, 2, 3, 4? याद रखिए 1, 2, 3, 4 है। इसमें क्या है? DY चंद्रचूड़ कैमे नंबर के थे? तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के थे, बिल्कुल सही है। NB रमन्ना बोलेगा तो कैमे नंबर 48वें नंबर के थे। रंजन गोगोई बोलेगा तो 46वें नंबर के थे। एच बोबड़े बोलेगा तो कितने नंबर के थे? 47वें नंबर के थे। तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर, NB रमन्ना 48वें नंबर, रंजन गोगोई 46वें नंबर और SS बोबड़े बोलेगा 47वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 पे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 सूची 2 दिया है, इसमें मिलान करना है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 1, 2, 3, 4। तो G20 2022 का हुआ था इंडोनेशिया में, बिल्कुल सही है। G20 2021 हुआ था इटली में, बिल्कुल सही है। तो G20 2020 हुआ था
सऊदी अरब में, आज G20 2019 हुआ था जापान में, आज G20 2023 का होस्ट बोलेगा तो है ना भारत किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 71 नंबर। इसमें जो है ना रीजनिंग क्वेश्चन है, सभी लोग तो पीडीएफ में भेज ही दिए, आप लोग बना लीजिएगा, इसका टिक कर दे रहे। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 71 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। अब एक क्वेश्चन में 72 पे आइए, 72 का राइट आंसर होगा, और 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, 72 का डी। 73 का राइट आंसर बोले, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फिगर वाला है, अनवर्बल रीजनिंग है। 74 का बोलेगा, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 74 का डी है, 74 का डी। इसमें मैथ, इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन जो है ना बहुत टॉप लेवल का है। अब आइए क्वेश्चन 75 पे आइए। क्वेश्चन 75 बोले तो 75 का राइट आंसर होगा, 75 का ए होगा। क्या होगा? ए, 75 का ए होगा। 76 का राइट आंसर बोलेगा तो 76 का डी होगा। क्या होगा? डी, 76 का डी। 77 का राइट आंसर बोले तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 77 का सी होगा। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 78 का ए। 79 का बोलेगा तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 79 का डी होगा। 80 का राइट आंसर बोले तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? बी सी बराबर क्यू आर। नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कर रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक करा कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 81 का ऑप्शन नंबर सी, फेस्टिवल है। क्या है? फेस्टिवल। तो याद रखिएगा ना कि उपयुक्त में से जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल के लिए जो है ना वन वर्ड विकल्प होगा, फेस्टिवल का उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। चूजी क्या होगा? चूजी का क्या होगा? देखिएगा ना, इसका होगा 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? नक चड्डा होता है। याद रखिए, चूसी का क्या होता है? नक चड्डा। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिक्की। क्या होगा? पीके, पिस्की क्या है? पिक्की, याद रखिए, पिक्की। 83 नंबर क्वेश्चन पे आइए। नंबर 83 का रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हुआ है कि बीच प्लेनेट इज मोस्ट क्लोजर। यहाँ पे अंडरलाइन में क्या भराएगा? टू द सन। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? द क्लोजेस्ट होगा। क्या होगा? क्लोजेस्ट होगा, याद रखिएगा। क्या है? 83 में उपयुक्त वाक्य में रेखांकित भाग में मोस्ट क्लोजर के स्थान पे जो है ना द क्लोटेस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि क्लोटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो मोस्ट क्लोजर की जगह द क्लोजेस्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन 84 पे। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एल्यूर का क्या होगा? एल्यूर का जो है ना 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रिपल्सन क्या है? रिपल्सन। 85 का, ये 85 बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स वन हु ट्री फीमेल एलिमेंट्स, वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ग्नायोकोलॉजिस्ट होगा, ग्नायोकोलॉजिस्ट, याद रखिएगा। 86 पे आइए, करें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। डिग अप डर्ट ऑन समवन, डिग अप डर्ट ऑन समवन। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। 87 पे कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे अंडरलाइन बस यहाँ पे डायरेक्ट आइए। कोलकाता इज ए कैपिटल, कोलकाता इज ए कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। कोलकाता इज ए कैपिटल ऑफ द, यहाँ पे आर्टिकल का जो है ना प्रयोग गलत किया हुआ है। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? इज द कैपिटल ऑफ द होगा। यहाँ पे इज द ए कैपिटल नहीं होगा। यहाँ पे कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल होगा। 88 पे ये कर 88 नंबर क्वेश्चन की द फ्लोइंग सेंटेंसेस, इसमें एरर छाटना, एरर निकालना है ना। तो हियर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम ऑफ द ट्रेन डॉक्टर लेड बाय द प्रिंसिपल।
यहाँ पे एरर करना है, कौन से किसमें एरर है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी, कम्स द ट्रेन डॉक्टर्स, कम्स द ट्रेन डॉक्टर्स, याद रखिए, इसमें जो है ना एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 89 पे, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? कन्फिग्रेशन। क्या है? कन्फिग्रेशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पार्ट ऑफ द नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पार्ट एंड नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसिडेंट होगा। क्या है? इंसिडेंट, याद रखिएगा। 91 पे आइए। अब यहाँ देखिए 91 से हिंदी क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो? ए, अनावरण। क्या है? अनावरण। नेक्स्ट है, किस शब्द में त प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, बताइए। किस शब्द में त प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लता में नहीं है, लेकिन समता में है, मुक्ता में है, निर्ममता में है, ये सभी में त है लेकिन लता में नहीं है। नेक्स्ट है 93 नहीं, अभी 93 नंबर क्वेश्चन पे, करेक्ट कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या है? कुशासन का जो संधि विच्छेद होगा ना, इसका 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुश जोड़ आसन, कुशासन। कुश जोड़ आसन का क्या होगा? कुशासन। 94 है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? क्या 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दत्तक। क्या है? दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र बोलेगा तो दत्तक। नेक्स्ट 95 की मंदिर मंदिरा युग्म का युगकृत अर्थ वाला कौन सा होगा? जैसे मंदिर का मंदिरा है ना, इसका युगकृत में से कौन सा ऑप्शन में जोड़ खाएगा, मतलब मिलान सही होगा। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवालय। देवालय का अश्वशाला क्या होगा? देवालय का अश्वशाला। तो 95 का होगा ऑप्शन नंबर डी, देवालय का अश्वशाला। 96 कह रहा है कि सुरती सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े का पहचानिए। कह रहा है कि सुरती सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपेक्षा का उपेक्षा। क्या? अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा। सुरती सम भिन्नार्थक शब्द का अपेक्षा उपेक्षा है। अपेक्षा का अर्थ आस होता है या इच्छा होता है, तथा अपेक्षा का अर्थ अवहेलना या निरादर होता है। 97 पे आइए, कह रहा है कि द्विज के अनिकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, बताइए। कह रहा है कि द्विज के अनिकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक नहीं आता है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेह नहीं आता है, लेकिन ब्राह्मण आता है, पक्षी आता है, दांत आता है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह नहीं आता है। इसमें विदेश शब्द जो है ना, द्विज का अनिकार्थी रूप नहीं है, जबकि इनके अन्य रूप इस प्रकार है, ब्राह्मण, दांत, अंडज, पक्षी, चंद्रमा इत्यादि है। 98 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है ना शरीर का अंग नहीं है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरीय नहीं है, लेकिन तर्जनी है, कंपोल है, उदर है, उत्तरीय नहीं है। 99 कह रहा है कि मिर्सा किस शब्द का पर्याय है, बताइए। मिर्सा किस शब्द का पर्याय है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथ्या का है। किसका है? मिथ्या का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है, बताइए। गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजाक किरकिरा करना। क्या है? मजाक किरकिरा करना। तो गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो मजाक किरकिरा करना। तो ये सेट नंबर था 9, सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बाकी इसके पहले का जो भी सेट हुआ है ना, 1 से लेकर 8 तक, सभी सेट को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, बहुत फायदा होगा। और बाकी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 6 तक आया है, बाकी प्लेटफॉर्म का सभी लोग जो है ना सेट को देखा कीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो है ना बुक भी बहुत अच्छा है, उसमें तो हर क्वेश्चन टॉप लेवल का है, आप उसको भी मिस नहीं कर सकते ना इसको भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन जो है ना, इसमें मैथ रीडिंग और हिंदी इंग्लिश में इसमें टॉप लेवल का डाला हुआ क्वेश्चन है। सभी क्लास को देखा कीजिए, जितने भी इस चैनल पे क्लास आता है सभी को देखा कीजिए, और हर ग्रुप में क्लास को शेयर किया कीजिए। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको ऑथेंटिक चीज़ जो है ना पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ का एक बेहतर तरीके से ना डिस्कशन आपको करवाया जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हर क्लास को लाइक जरूर कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।